नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ टीजीटी पीजीटी हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको वीडियोज अच्छी लग रही है तो जितना हो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, साथ में लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और इसी के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप हमसे जुड़े रहें। जैसे ही न्यू वीडियो हमारी अपलोड होती हैं वैसे ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचे और आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सके। अभी समय है, कोई परीक्षा की तिथि निर्धारित नहीं हुई है किसी की भी। आप हमारे साथ चलते रहिए और देखिएगा आने वाले 3-4 महीनों में आप अपनी तैयारी को किस स्तर तक ले जाते हैं। ठीक है, और जो भी हमसे नए कैंडिडेट जुड़ रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक दे रखा है, आप व्हाट्सएप लिंक से ज्वाइन हो जाइए। और अगर आपको कहीं कोई असुविधा आ रही है तो वहां पे इंक्वायरी नंबर भी है, उस पर आप कॉल भी कर सकते हैं। शाम को ध्यान रहे, शाम को 7 से 9 के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। कहीं पे आपको कोई गाइडलाइंस चाहिए, वो चाहे शोध विषय से संबंधित हो या कोई भी आपको हिंदी विषय से संबंधित कोई समस्या आ रही हो, आप हमें संकोच फोन कर सकते हैं। शाम को 8 से 9 या 7 से 9 के बीच में आप हमें फोन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कुछ लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो DS एकेडमी डिस्कशन ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हो। उसका भी लिंक आपके जो होम पेज है उस पे दे रखा है। जब आप उसमें जाएंगे तो जो भी कैंडिडेट नए जुड़ रहे हैं उनके लिए यही सलाह है कि थोड़ा सा कोशिश करिए कि आप हमारी शुरू से जो क्लासेज है, प्लेलिस्ट बनी हुई है होम पेज पे, उस पे जाके आप शुरू से क्लासेस देख सकते हैं। जो भी 60, 61, 62 क्लासेज आई हैं उनको आप देख लीजिएगा। आप देखेंगे कि आदिकाल में हमने कितना विस्तृत पढ़ा था और हिंदी साहित्य का इतिहास हमने कितना विस्तृत पढ़ा है। जाना है कि कहां से कैसे प्रश्न बन सकते हैं, इन सब तथ्यों से हम परिचित हुए हैं। और जो कैंडिडेट हमें फोन करते हैं पर्सनली कि प्रैक्टिस सेट कब होगा, तो देखिए हम साथ के साथ आपको सारे प्रश्न बताते हुए चल रहे हैं, तो आप उनको नोट कर लिया कीजिए और उसके बाद आप देखिएगा कि आपके पास अच्छा खासा तथ्यों का संकलन हो जाएगा। बाद में भी हम 2-4 प्रश्न अब देने लगे हैं, कुछ के विकल्प दे देते हैं, कुछ के विकल्प नहीं भी देते हैं। तो ये है, आप बस एक ही कहना है कि जितना हो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए। कम से कम 3-4 लोगों को आप जोड़ते रहिए। हो सकता है किसी एक को हमारी इन वीडियो का इंतजार हो और उनका उद्धार आपके हाथों हो जाए। ठीक है, तो चलिए समय ना व्यर्थ करते हुए हम देखेंगे सूफी काव्यधारा में हम चल रहे थे। इससे पहले सूफी काव्यधारा के कई कवियों को हम देख चुके थे। जो प्रतिष्ठित कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी को, उनको हमने बहुत विस्तृत पढ़ा है, इतना विस्तृत पढ़ा है कि वहां से प्रश्न हमारा नहीं छूटेगा। कुछ कथन और जो महत्वपूर्ण पंक्तियां उनकी बची हैं या जो सूफी कवियों की महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं वो सब आपको PDF में हैंड रिटन नोट्स में व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगी। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले बता दें, पहले जो इससे पहली वीडियो के जो हमने क्वेश्चन देखे थे उनमें पहला ही क्वेश्चन था कि आध्यात्मिक विवाह का वर्णन जायसी ने अपनी किस रचना में किया है। तो ये थी आपकी कहरनामा। पहले विकल्प जो पहला प्रश्न है उसका जो उत्तर है कहरनामा है। दूसरा प्रश्न था आपका कि वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर जायसी ने किस रचना में सैद्धांतिक विवेचना की है। तो उसका आपका उत्तर था अखरावट। तीसरा प्रश्न था कि कहारों के लोकगीतों को क्या कहा गया है। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर था कहरवा। ठीक है, आप वीडियो देखेंगे आप समझ जाएंगे। अगला प्रश्न था कि छार उठाए लीन एक मुठी, ये पंक्ति किस रचना से है। तो ये पद्मावत से है। जब राजा रत्नसेन के साथ में ही रानी पद्मावती और रानी नागमती दोनों सती हो जाती हैं, अलाउद्दीन आता है तो देखता है कि वहां पे राख है, तो वो राख उठा के तब ये जायसी जी ने ये पद लिखा था। ठीक है, अगला एक प्रश्न था, जो अंतिम प्रश्न था वो प्रश्न था कि जायसी आलोचना के निकष पर, जायसी आलोचना के निकष पर ये आलोचनात्मक कृति किस रचनाकार की है, किस समीक्षक की है। तो वो थी रविनंदन सिंह जी की। ठीक है, तो आपने अगर मुझे उम्मीद है कि आपने अगर वीडियो अच्छे से देखी होगी तो आपने सारे प्रश्न यूं फटाफट कर दिए होंगे। ठीक है, चलिए समय ना व्यर्थ करते हुए बात करते हैं रचना पे। आज हम पढ़ेंगे मधुमालती। मधुमालती समय 1545 ईस्वी है।
रचनाकार की बात करें तो मंझन है, कवि मंझन की रचना है मधुमालती। बात करें मधुमालती के, क्षमा कीजिएगा, मंझन के गुरु कौन थे? तो मंझन के जो गुरु हैं सूफी संत मोहम्मद गोस हैं। और मोहम्मद गोस को अगर आपने जो हम शुरू में हमने सूफी संप्रदाय पढ़े थे, उनको अगर आपने विस्तृत पढ़ा है, आप हमारे रिदम में पढ़ रहे हैं, तो आपको याद आ रहा होगा कि मोहम्मद गोस कौन थे। हम नहीं बताएंगे, आप प्रीवियस वीडियो में जाइएगा, जो पुरानी वीडियो है उसमें आप देखिएगा, आपको विस्तार से सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। भाषा की बात करें तो मधुमालती की जो भाषा है वो अवधी है। देखिए, नायक में मनोहर है, नायिका में मधुमालती है। जैसा कि हम देखते हुए चल रहे हैं कि जो सूफी संप्रदाय की रचनाएं हैं वो उनका जो नामकरण हुआ है वो नायिकाओं के नाम पर अधिक हुआ है। इसमें हमें ये भी देखनी रहेगी, अंतिम में हम एक इंडेक्स बनाएंगे, उसमें हम देखेंगे कि कौन सी रचनाएं पुरुषों के नाम पर आधारित हैं या किन रचनाओं में नायक नायिका का दोनों का नाम आया है। इस तरह से हम सारी रचनाओं को जो बारीकियां हैं वो उन सबसे देखेंगे, किस रचना की कौन कौन सी भाषाएं हैं, एक इंडेक्स बनाएंगे हम। ठीक है, तो ये थे नायक मनोहर, नायिका मधुमालती। इसी के साथ में उपनायक की बात करें तो ताराचंद है, और उपनायिका की बात करें तो प्रेमा है। इसमें दोनों तरह के नायक हैं, नायक नायिका भी है, मुख्य नायक नायिका है, और उप यानी कि सहायक नायक नायिका भी है। कहानी है बहुत इंटरेस्टिंग है, आगे थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें नायक नायिका के प्रथम दर्शन जन्य प्रेम के साथ साथ पूर्व जन्म के प्रणय संस्कारों की भी महत्ता दिखाई गई है। यानी कि मधुमालती जो रचना है, इसमें मधुमालती और मनोहर का जो प्रणय प्रसंग है, या जो पहली बार एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे को प्रेम हो जाता है। देखते हैं कि जो मनोहर है, मनोहर को जो अप्सराएं होती हैं, ठीक है, वो उठा के ले जाती हैं और ले जाके कहां रखती हैं। पहले इसको देख लेते हैं एक बार, अगली पंक्ति को, कि इस रचना में कनेसर नगर के राजा, कहां के राजा हैं? कनेसर नगर के राजा कौन है? सूरजभान। और सूरजभान के भी पुत्र कौन है? मनोहर। ठीक है, राजा कहां के हैं? कनेसर नगर के। कौन है कनेसर नगर के राजा? सूरजभान। और सूरजभान का पुत्र कौन है? मनोहर नामक एक सोते हुए राजकुमार को अप्सराएं रात में उठाकर महारस कहां लेकर जाती हैं? महारस। महारस में कौन है? महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती। कौन है वह महारस में? मधुमालती की चित्रसारी में। चित्रसारी का मतलब होता है सीधा सीधा ड्राइंग रूम। ठीक है, चीजों को कोरिलेट कीजिए। ड्राइंग रूम में रख आती हैं, वहां पर दोनों का साक्षात्कार होता है, यानी कि दोनों की अर्ध नींद में, दोनों अर्ध नींद में होते हैं, दोनों एक दूसरे को देखते हैं और दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो जाता है। इसके बाद इनका जो है फिर जैसे ही दिन निकलने वाला होता है, रात को परियां घूमती हैं तो दिन निकलने वाला होता है, तो परी क्या होती है, मनोहर को फिर से उठा के उसके घर पटक आती हैं, उसके घर पे उसको छोड़ देती हैं। अब दोनों व्याकुल होते हैं एक दूसरे के लिए। राजा क्या करता है, जो आपका मनोहर है, मनोहर यहां से जाने का प्रयास करता है, मतलब योगी का वेश रख के जाता है। देखिए, जितने भी क्या कहते हैं राजकुमार और नायक नायिकाओं की कथाएं हम पढ़ रहे हैं सूफी काव्य धारा में, हम यही देख रहे हैं जितने भी जो राजा है वो योगी का वेश रख के ही जाते हैं। आप योगी आदित्यनाथ ना समझ लीजिएगा, वो दूसरे योगी है वैरागी वाले, ये जो है इस समय। तो मनोहर क्या होता है, चल पड़ता है। चलने के साथ में जाता है समुद्र मार्ग से होता हुआ, बहुत ज्यादा मतलब विघ्न उसके रास्ते में आते हैं। उसके बाद पहाड़ियों के बीच में समुद्र के जो टीले होते हैं बड़े बड़े उनके पास, उसमें देखता है कि एक जो है राजकुमारी है, वो किसी ने चारपाई पर मतलब लेटी हुई है, यानी कि किसी ने बांध के डाल रखी है, और देखता है कि उसको एक राक्षस ने बांध के डाल रखा है। और उस रानी का नाम होता है प्रेमा, जो उपनायिका है। उपनायिका जो है प्रेमा को क्या होता है कि मनोहर एक राक्षस से छुड़वा देता है, यानी कि आजाद करा देता है। राक्षस से जब मनोहर प्रेमा को छुड़वा देता है तो इसके बाद ये जाती है प्रेमा जो है अपने घर ले जाती है। अपने घर ले जाने के बाद में ये जो है प्रेमा जो है विश्रामपुर के राजा का नाम था चित्रसेन। राजा का नाम चित्रसेन है, उसकी पुत्री होती है प्रेमा, ये अपने घर ले जाती है। तो राजा खुश होता है कि मेरी बेटी को इसने बचाया है, यानी कि इसका सुयोग्य वर
यही होगा, मतलब इसके लिए ये वर ठीक रहेगा। वो विवाह करना चाहता है प्रेमा से, प्रेमा का विवाह किससे, मनोहर से। लेकिन यहाँ पे प्रेमा मना कर देती है कि मैंने इनको अपना भाई माना है, और इनकी जो प्रेमिका है या जिनसे ये विवाह करना चाहते हैं मधुमालती, मैंने इनको वचन दिया है कि मैं आपकी प्रेमिका से या आपकी मधुमालती से आपको मिलवाऊंगी। उसके बाद में क्या होता है कि रानी जो मधुमालती होती है वो अपने प्रिय के विरह में, यानी कि मनोहर के विरह में बहुत ज्यादा मतलब विलाप करती है। विलाप करती है तो रानी की जो माँ होती है मधुमालती की, माँ क्या करती है, रूप मंजरी होती है, तो रूप मंजरी शाप दे देती है कि तू पक्षी हो जा। और ये क्या होती है, रूप मंजरी अपनी माँ के शाप के कारण पक्षी हो जाती है और पक्षी होकर उड़ जाती है। उड़ते उड़ते जैसे ही वन में जाती है तो इसको जो उपनायक है ताराचंद, ताराचंद को मिल जाती है। ताराचंद जब जंगल में इसको उड़ते हुए देखता है, किसको, मधुमालती, जो चिड़िया के भेष में उड़ रही होती है, भेष में। उसके बाद वो इसको मतलब जो मधुमालती को पकड़ने का प्रयास करता है। मधुमालती थोड़ा सा आगे बढ़ जाती है, लेकिन उसको इनका मतलब ताराचंद का और मनोहर का जो चेहरा है वो थोड़ा सा मिलता हुआ लगता है, यानी कि वो ऊपर से मतलब एक तरीके से स्पष्ट नहीं कर पाती कि मनोहर है कि कोई दूसरा है। वो नीचे उतर आती है तो जो ये है आपका ताराचंद है, इसको पकड़ लेता है। ताराचंद पकड़ लेता है, घर ले जाता है, सोने के पिंजड़े में इसको रखता है। एक दिन ये अपनी व्यथा ताराचंद को बताने लगती है कि ऐसे ऐसे है, तो वो इसको बहन मान लेता है ताराचंद। ताराचंद फिर इससे कहता है कि मैं तुम्हें उनसे जरूर मिलाऊंगा। फिर लेके आता है घर पे, घर पे लाता है तो देखता है कि जो इनकी माँ होती है रूप मंजरी मधुमालती की, वो खुश हो जाती है। खुश होके जो भी शाप दिया था उसको गंगा जल वगैरह छिड़क के उसको मतलब फिर से स्त्री बना देती है, यानी कि अपनी बेटी के रूप में बना देती है। जो रूप मंजरी होती है वो चाहती है कि मैं मधुमालती का विवाह ताराचंद से कर दूं, लेकिन रूप मंजरी वहां पे मना कर देती है कि मैं इनसे विवाह नहीं करूंगी, ये मेरे भाई के समान है। इतने में ही जो आपकी प्रेमा होती है, प्रेमा को पता चलता है। प्रेमा के घर पे मधुमालती और उसकी माँ रूप मंजरी गई हुई होती है। हाँ नहीं, रूप मंजरी के यहाँ पे जब मिलने जाती है तो वो वहां पे एक साथ इन दोनों को देख लेती है, तब वो उसको पक्षी का वो शाप देती है। तो इस तरह से इन दोनों की कहानियां चलती हैं। बाद में दोनों का अपना अपना विवाह हो जाता है इसमें। ठीक है, तो बहुत ज्यादा नहीं है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, देखते हैं। राजा जब राजा जब रानी की खोज में निकलता है, रानी की खोज में निकलता है, तब रास्ते में एक सुंदर तब रास्ते में एक सुंदर तब रास्ते में एक सुंदर स्त्री को पलंग पर सोए हुए पलंग पर लेटी हुई तब रास्ते में एक सुंदर स्त्री को पलंग पर लेटी हुई तब उसे दिखाई देती है। पूछने पर पता चलता है कि वह चित्त विश्रामपुर के राजा के राजा चित्रसेन की पुत्री है। चित्रसेन की
पुत्री प्रेमा है। आगे देखते हैं। आगे है कि मनोहर ने राक्षस को मारकर प्रेमा का उद्धार किया। मनोहर ने राक्षस को मारकर प्रेमा का उद्धार किया। प्रेमा मधुमालती का पता मनोहर को बताकर कहती है। प्रेमा मधुमालती का पता मनोहर को बताकर कहती है कि वह मेरी सखी है। कौन? मधुमालती। किसकी? प्रेमा की सखी है। मधुमालती अपनी मां रूपमंजरी के साथ प्रेमा के घर आई और प्रेमा ने उसके साथ मनोहर कुमार का मिलाप करवा दिया। आगे मधुमालती की मां ने उसे, किसको? मधुमालती को शाप दिया कि तू पक्षी हो जा। जब इन दोनों को एक साथ देख लेती है, तू पक्षी हो जा, और वह उड़ गई। कौन? मधुमालती। क्या होकर? पक्षी बनकर उड़ जाती है। ताराचंद ने मधुमालती को पकड़ लिया। ताराचंद ने मधुमालती को पकड़ लिया। हिंदी प्रेमाख्यानों में नायक को बहुपत्नीवादी दिखाया गया है, किंतु यह प्रेमाख्यान किसका अपवाद है? किंतु यह प्रेमाख्यानक इसका अपवाद है। यानी कि इसमें एक पत्नीवाद ही दिखाया गया है। इस रचना में नायक को एक पत्नीवादी दिखाया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं, थोड़ा सा फास्ट देखते हैं इसको। मधुमालती कहानी हमने देखी थी, थोड़ी थोड़ी वही है, थोड़ा बहुत इधर उधर तथ्य हो जाते हैं। बात करते हैं कि राजा जब रानी की खोज में निकलता है, तब उसे रास्ते में एक सुंदर स्त्री को पलंग पर लेटी हुई दिखाई देती है। उसको पूछने पर पता चलता है कि वह चित्त विश्रामपुर के राजा कौन? चित्रसेन की पुत्री कौन थी? प्रेमा थी। ठीक है,
आगे है कि मनोहर ने राक्षस को मारकर प्रेमा का उद्धार किया था, यानी कि वो उससे बचा लिया था। प्रेमा मधुमालती का पता मनोहर को बताकर कहती है कि वह मेरी सखी है, यानी कि मनोहर को पता मधुमालती का कौन देता है, तो प्रेमा देती है। मधुमालती अपनी माँ रूपमंजरी के साथ, मधुमालती की माँ का नाम क्या था? रूपमंजरी, ठीक है। और रूपमंजरी एक रचना भी है जिसमें रूपमंजरी नायिका है, तो ध्यान रखना है, दो जो तथ्य हैं सेम सेम मिल रहे हैं, ठीक है। तो रूपमंजरी के साथ प्रेमा के घर आई और प्रेमा ने उसके साथ मनोहर कुमार का मिलाप करवा दिया। किसके साथ? मधुमालती के साथ। और इसी मिलाप के बाद में क्या होता है कि मधुमालती की माँ और मधुमालती की माँ मनोहर को और मधुमालती को एक साथ देख लेती है, तब वो उसको शाप दे देती है। मधुमालती की माँ ने उसे शाप दिया कि तू पक्षी हो जा, और वह यानी कि उड़ गई। कब उड़ी? पक्षी बनकर। ताराचंद ने मधुमालती को पकड़ लिया था। मधुमालती को उड़ते हुए किसने पकड़ा था? ताराचंद ने। ताराचंद कौन है? प्रेमा का पति है इसमें। हिंदी प्रेमाख्यानों में नायक को बहुपत्नीवादी दिखाया गया है, किंतु यह प्रेमाख्यान किसका अपवाद है? कौन सा? आपका मधुमालती। इस रचना में नायक को एक पत्नीवादी दिखाया गया है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण था, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। देखिए, इस रचना के अगर कुछ कथन बचेंगे तो वो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे देंगे, ठीक है। लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो हम पढ़ लेते हैं। आगे बात करते हैं। इस रचना में दोहा चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। इस रचना में दोहा चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला तथ्य देखते हैं। इसमें 5 अर्धालियों के बाद, इस रचना में 5 अर्धालियों के बाद, इसमें इस रचना में 5 अर्धालियों के बाद एक दोहा रखा गया है, यानी कि प्रयोग किया गया है। आगे बात कर लेते हैं। इस रचना की एक खंडित प्रति है। इस रचना की एक खंडित प्रति है। आगे, इस रचना की पांडुलिपि, देखिए अगर इसको कथन बनाना चाहे तो ये कथन शुक्ल जी का है, ठीक है। इसको भी कथन में करके लिख लीजिए। इस रचना की पांडुलिपि, इस रचना की पांडुलिपि रामपुर के राजकीय पुस्तकालय में सुरक्षित है। ठीक है। अगर इसको कथन रूप में देखेंगे तो डॉक्टर बच्चन सिंह। ठीक है, अगला देखते हैं। दक्षिण भारत के महान शायर, दक्षिण भारत के महान शायर कौन है? नुसरती। नुसरती कहते हैं ना, तो नुसरती ने मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू में गुलशने इश्क शीर्षक से
एक प्रेम कहानी लिखी है। ठीक है, आगे चलिए बात कर लेते हैं। इस रचना के संदर्भ में जैन कवि बनारसी दास ने अपनी आत्मकथा अर्धकथानक में लिखा है क्या लिखा है कि तब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बाजार मधुमालती मृगावती पोथी दो उजार। तो ये पंक्ति है। चलिए कथन थोड़ा सा बाद में देखते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। इस रचना में दोहा चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। मुख्य विशेषता है कि मधुमालती में किसका प्रयोग हुआ है, तो दोहा चौपाई छंद जो है उसका मधुमालती में प्रयोग किया है मंजन ने। इस रचना में 5 अर्धालियों के बाद एक दोहा रखा गया है, यानी कि 5 अर्धालियां यानी कि 5 चौपाइयों के बाद में एक दोहा रखा गया है। किसमें? मधुमालती रचना में। ये भी देखेंगे कि किसमें समानता है, किसमें असमानता है। इन सब तथ्यों से परिचित होंगे बाद में जब इंडेक्स बनाएंगे। इस रचना की एक खंडित प्रति है, यानी कि यह रचना जो है, इस रचना की एक खंडित प्रति भी प्राप्त हुई है। किसको? शुक्ल जी ने ये कहा है अपने इतिहास में। इस रचना की पांडुलिपि कहां पर संरक्षित है, तो रामपुर के राजकीय पुस्तकालय में। ठीक है, ऐसा कौन कह रहे हैं? डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। दक्षिण भारत के महान शायर हैं कौन? नसरती। इन्होंने मधुमालती रचना के आधार पर दक्षिणी उर्दू में क्या लिखा है? गुलशने इश्क शीर्षक से एक प्रेम कहानी लिखी है। कैसी कहानी है? प्रेम कहानी है, नाम से प्रतीत हो रहा है। गुलशने इश्क किसकी है? नसरती की है। किस रचना के आधार पर है? मधुमालती रचना के आधार पर है। और ये कहां के शायर हैं? दक्षिण भारत के शायर हैं कौन? नसरती। इस रचना के संदर्भ में जैन कवि बनारसी दास ने अपनी आत्मकथा, पहली आत्मकथा जिसको माना जाता है अर्धकथानक, में लिखा है कि तब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बाजार मधुमालती मृगावती पोथी दो उजार। तो ये इससे संबंधित है, किससे? अर्धकथानक आत्मकथा से, जो बनारसी दास जी की है। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए। 2-3 कथन देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। चलिए, आज प्रश्न नहीं देंगे, बात करते हैं। मंजन ने जायसी की अपेक्षा कुतुबन के आदर्श प्रेम का पालन रुचि के साथ किया है। और ये कथन किसका है? तो ये कथन है शुक्ल जी का, यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी का। आप अपने में अच्छे से नोट कर लीजिएगा। सूफियों के अनुसार यह सारा जगत, नहीं इसको हटा दीजिए, आप लिखिए
कवि का लक्ष्य प्रायः कवि का लक्ष्य प्रायः प्रेम के उच्च एवं उदात्त स्वरूप की व्यंजना करना रहा है। व्यंजना करना रहा है जिसमें वह सफल हुआ है। व्यंजना करना रहा है जिसमें वह सफल हुआ है। और ये कथन किसका है? और ये कथन है आपके डॉक्टर नगेंद्र जी का। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करते हैं। एक कथन और है, मेरा अनुराग तुम्हारे ऊपर मेरा अनुराग तुम्हारे ऊपर कई जन्मों का है। कई जन्मों का है। इससे जिस दिन मैं इस संसार में आया, उसी दिन से तुम्हारा प्रेम मेरे हृदय में उत्पन्न हुआ। और ये जो कथन है, ये कथन है किसने कहा है? तो कथन है मनोहर का। मनोहर ने मधुमालती से कहा। ठीक है, तो ये थी आपकी मधुमालती, हुई कंप्लीट। बात करते हैं पहले कथन की। पहला कथन शुक्ल जी ने दिया है। क्या कह रहे हैं कि मंझन ने जायसी की अपेक्षा कुतुवन के आदर्श प्रेम का पालन रुचि के साथ किया है। यानी कि जो मंझन कवि हैं, उन्होंने मधुमालती में जायसी की अपेक्षा यानी कि जायसी जी को एक तरफ कर दिया है और उनके स्थान पर किसको महत्वता दी है? कुतुवन को। ठीक है, तो उस कुतुवन के आदर्श प्रेम का पालन इन्होंने अपनी किस रचना में किया है? मधुमालती में। आगे बात करते हैं। अगला कथन है कि कवि का लक्ष्य प्रायः प्रेम के उच्च एवं उदात्त स्वरूप की व्यंजना करना रहा है जिसमें वह सफल हुआ है। यह कथन डॉक्टर नगेंद्र जी का है। डॉक्टर नगेंद्र जी का कहना है कि कवि का लक्ष्य प्रायः प्रेम के उच्च एवं उदात्त स्वरूप की व्यंजना करना रहा है। देखिए प्रश्न कैसे बनेगा? किस कवि का लक्ष्य प्रायः प्रेम के उच्च एवं उदात्त स्वरूप की व्यंजना करना रहा है और जिसमें वह सफल भी हुआ है। ये कथन किसने कहा है? तो सीधा सीधा प्रश्न बनेगा डॉक्टर नगेंद्र का। किसके लिए डॉक्टर नगेंद्र ने ये कथन कहा है? तो मंझन कवि के लिए। ठीक है, रचना मधुमालती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला कथन है कि मेरा अनुराग तुम्हारे ऊपर कई जन्मों का है। मेरा जो अनुराग है, जो मैं तुमसे प्रेम करना चाहता हूँ, या आज जो तुमसे प्रेम करता हूँ, ये अनुराग मेरा जो है तुम्हारे ऊपर कई जन्मों का है। इससे जिस दिन में इस धरती पर यानी कि जिस दिन मेरा जन्म हुआ था, तब से जिस दिन से इस संसार में आया, उसी दिन से तुम्हारा प्रेम मेरे हृदय में उत्पन्न हुआ। ये कथन किस रचना से मतलब कथन लिया गया है? तो मधुमालती रचना से है। किसने किससे कहा है? तो नायक मनोहर ने नायिका मधुमालती से यह कथन कहा है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो ठीक है,
मधुमालती हमने पूरी पढ़ ली है, एक दो कथन अगर बचेगा तो वो हम पीडीएफ के माध्यम से, जब हम सारे जो कवियों के कथन आपको देंगे, सूफी कवियों के, और उनकी पंक्तियां हम आपको देंगे, तब महत्वपूर्ण पंक्तियां भी हम आपको उसी पीडीएफ में हैंड रिटन नोट्स में व्हाट्सएप ग्रुप में प्रेषित कर देंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में इससे आगे की रचनाओं के साथ में। आप देख ही रहे होंगे कितना विस्तृत और कितना गहन हम पढ़ रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि हमें वीडियो से लाभ हो रहा है, हमारे साथियों को भी लाभ हो सकता है, तो फेसबुक पे टाइमलाइन पे शेयर कीजिए, और व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा के भी आप अपनी वीडियो को, ये आप ही की अपनी वीडियो है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, तो आप ही का अपना चैनल है, आपका अपना परिवार है, आपका अपना डीएस एकेडमी है, आप डीएस एकेडमी के सदस्य हैं, तो जितना हो अपने परिवार को बड़ा कीजिए, सदस्य संख्या इसमें बढ़ाइए, और जितना हो वीडियो को लाइक भी कीजिए। जो इसमें हमने कोई प्रश्न नहीं दिया है, कहीं आपको कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। और इसी के साथ में यहीं तक रोकते हैं, मिलते हैं अगली नई रचनाओं के साथ में। अभी सूफी संप्रदाय भी थोड़ा और बचा हुआ है, क्योंकि हम सतही ज्ञान हमें नहीं चाहिए, हमें थोड़ा विस्तृत ज्ञान चाहिए, तो इस हिसाब से हमें थोड़ा धीरे धीरे चलना पड़ेगा। तो ठीक है, ये क्लास यहीं तक रखते हैं। जितना हो वीडियो को शेयर कीजिए, जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है, और मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।